नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। लल्लन टॉप में क्या देख रहे हैं? इसका ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी। आज के एपिसोड में आपको सुनाएंगे एक राजकुमारी की चिट्ठी की कहानी। वो चिट्ठी जो राजकुमारी ने जेल से लिखी है। लिखा है कि किस तरह उन्हें बिना किसी इल्ज़ाम, बिना किसी गलती के जेल में फेंक दिया गया। राजकुमारी की इस चिट्ठी के बहाने आपको सुनाएंगे एक बहुत ताकतवर राज परिवार का किस्सा, जहां बीते कुछ बरसों में खूब उठापटक हो रही है। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी है दक्षिण कोरिया से। 15 अप्रैल को यहां चुनाव हुए थे। इसमें सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी जीत मिली है। 300 सीटों की नेशनल असेंबली में 180 सीटें जीत ली हैं इस पार्टी ने। और इस जीत के पीछे एक भूमिका कोरोना की भी बताई जा रही है। दरअसल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन कोरोना के आगे इनकी लीडरशिप ने बहुत भरोसा कमाया। इससे निपटने के इनके तरीके की दुनिया भर में तारीफ हुई और साउथ कोरिया के लोगों ने इन्हें दोबारा जनादेश दिया। और भी नीतियां रही होंगी, ये भी एक रही। दूसरी खबर है यूरोपियन यूनियन से। ईयू ने इटली को दिल से सॉरी कहा है कि कोरोना से जूझ रहे इटली को जैसी मदद मिलनी चाहिए थी इस ईयू से वैसी नहीं मिली। कोरोना से घिरा इटली जब मदद मांग रहा था तब शुरुआत में ईयू के किसी देश ने उसको सहारा नहीं दिया। इसने ईयू की एकता पर बड़ा सवाल खड़ा किया। इटली और स्पेन जैसे कई देश निराश हैं। उनका कहना है कि अगर मुसीबत में ये संस्था साथ नहीं दे सकती तो एकजुटता कहाँ बचती है। तीसरी सुर्खी है निकारागुआ से। हमने आपको बताया था कि वहाँ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा काफ़ी दिनों से लापता थे। एक बार भी जनता को आश्वासन देने सामने नहीं आए। इसलिए जब ओर्टेगा की खूब आलोचना हुई तो 15 अप्रैल की रात टेलीविज़न पर उनका एक भाषण आया। इसमें उन्होंने अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय तत्व पूरी धरती पर कब्जा करना चाहते हैं वो पाप कर रहे हैं और कोरोना के मार्फत ईश्वर इस बात का संकेत भेज रहा है। कमाल बात है। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। बसमा बिन्त सऊद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये सऊदी राजघराने की एक राजकुमारी है। 16 अप्रैल को इनकी तरफ से 3 ट्वीट आए। इनमें लिखा था, मेरे प्यारे अंकल किंग सलमान और मेरे कज़न क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, मैं बसमा आपसे अपील करती हूँ। शायद आपको पता हो कि मुझे मनमाने ढंग से जेल में कैद रखा गया है, जबकि मुझ पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। मेरी सेहत इस कदर बिगड़ती जा रही है कि मैं मर भी सकती हूँ। मेरा इलाज भी नहीं किया जा रहा, ना ही राज दरबार को भेजी मेरी चिट्ठियों का कोई जवाब मिल रहा है। मुझे और मेरी दोनों बेटियों को बिना कुछ बताए अगवा कर लिया गया, हमें जेल में फेंक दिया गया। मैं आपसे अपनी रिहाई की अपील करती हूँ। बसमा के इन ट्वीट्स में कई लोगों को टैग किया गया था। मसलन अमेरिका की निचली सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, इसके अलावा सांसद क्रिस मर्फी। टैग किए जाने वालों की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से नाम वापस ले चुके बुजुर्ग नेता बर्नी सैंडर्स और डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। ये ट्वीट पढ़कर कुछ सवाल उभरते हैं। माने राजकुमारी को जेल में क्यों रखा गया? किस बात की सज़ा मिल रही है उन्हें? राजकुमारी ने अमेरिकी नेताओं को क्यों टैग किया? क्या गड़बड़ चल रही है सऊदी राज परिवार में? आज बड़ी खबर में इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए इतिहास में दाखिल होना पड़ेगा। आज हम और आप जिस सऊदी अरब को जानते हैं उसकी नींव डाली इब्न सऊद ने। साल था 1932। करीब 45 बेटे हुए उनके। इनमें से कुछ छुटपन में चल बसे, बचे 36 बेटे। इनमें से 7 बेटे उनकी आंखों के तारे थे। और वजह इसकी, ये उनकी प्रिय रानी हुसा सुदायरी से हुए थे। इन 7 के लिए एक बड़ा मशहूर टर्म चलता है सऊदी अरब में, सुदायरी 7। ये टर्म याद रखिएगा, आगे इसका रेफरेंस आएगा, सुदायरी 7 का। इब्न सऊद की मौत होती है 1953 में, तो उनके बेटे सऊद राजा बनते हैं। फिर 1964 में यानी कि 11 बरस बाद तख्ता पलट होता है और सऊद को हटाकर सुल्तान बनते हैं उनके भाई फैजल। किंग फैजल को कुछ दिनों के बाद उनके भतीजे ने गोली मार दी, दिन दहाड़े वो मर गए। फिर गद्दी मिली किंग खालिद को और 7 बरस बाद किंग खालिद भी चल बसे। और 7 बरस बाद किंग खालिद के जाने के बाद फिर से एंट्री होती है सुदायरी 7 की। सऊदी की सत्ता का एक बहुत ताकतवर ग्रुप। नए किंग फहद इन 7 भाइयों में से सबसे बड़े थे सुदायरी 7 में। और इन्हीं किंग फहद के सगे छोटे भाई हैं मौजूदा किंग सलमान। किंग फहद चाहते थे कि अगला राजा उनका कोई सगा भाई बने, माने सुदायरी 7 में से एक।
लेकिन एक दिक्कत थी उनके सामने। गद्दी पर दावेदारी में उनके बाद अगला नाम था किंग फहद के सौतेले भाई प्रिंस अब्दुल्ला का। कहते हैं कि किंग फहद ने प्रिंस अब्दुल्ला के सामने एक शर्त रखी, कहा कि मैं तुम्हें सुल्तान बना दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे भाई सलमान को क्राउन प्रिंस बनाना होगा। क्राउन प्रिंस माने युवराज, राजगद्दी का अगला वारिस। अब्दुल्ला इसके लिए राजी हो गए। 2005 में किंग फहद की मौत के बाद गद्दी अब्दुल्ला को मिल गई। उन्होंने सलमान को अपना क्राउन प्रिंस बनाया और साल 2015 में जब किंग अब्दुल्ला की मौत हुई तो सऊदी की सत्ता आ गई किंग सलमान के पास, जो कि क्राउन प्रिंस थे। अब किंग सलमान के क्राउन प्रिंस बनाए गए उनके सौतेले भाई मुकरिन। यहां से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा। किंग सलमान के क्राउन प्रिंस बनाए गए उनके सौतेले भाई मुकरिन, लेकिन ये एडजस्टमेंट सिर्फ 3 महीने चला। अप्रैल 2015 में किंग सलमान ने बड़ा फेरबदल करते हुए अपने भतीजे मोहम्मद बिन नयफ को क्राउन प्रिंस बना दिया। यानी अब तस्वीर में सुदायरी 7 वाला ग्रुप ही बचा, सौतेले सब फिर हट गए। परंपरा कहती थी कि किंग और क्राउन प्रिंस ये दोनों सऊदी अरब में सबसे ताकतवर हों, और फिर प्रिंस नयफ की वॉशिंगटन से भी काफ़ी नज़दीकी थी। ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील के बाद अमेरिका और सऊदी के बीच खटास थी। ऐसे में अमेरिका को लग रहा था कि अगर प्रिंस नयफ सुल्तान बनेंगे अगले, तो दोनों मुल्कों के बीच तालमेल बेहतर होगा। वेस्ट के नज़रिए से देखें तो प्रिंस नयफ के पक्ष में एक और बात जाती थी, वो चरमपंथी इस्लाम पर सख्त थे। लेकिन अमेरिका और प्रिंस नयफ दोनों को यह नहीं पता था कि किंग सलमान क्या खिचड़ी पका रहे हैं। क्या खिचड़ी पकी? ये पता चला 20 जून 2017 की रात को। सऊदी राज परिवार के सीनियर राजकुमारों को उस दिन मक्का स्थित सफा महल बुलाया गया। कहा गया कि किंग सलमान सबसे मिलना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि इन सब में क्राउन प्रिंस नयफ भी शामिल थे, वो भी तलब किए गए। लेकिन ये रात इन लोगों पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। प्रिंस नयफ को महल में घंटों जबरन बंधक बनाकर रखा गया। क्यों? नयफ से कहा गया कि रास्ते से हट जाओ, किसी और के लिए जगह बना दो। और ये किसी और कौन था? किंग सलमान का बेटा मोहम्मद बिन सलमान। जैसे हम शाहरुख खान के लिए एसआर के वर्ड यूज़ करते हैं, वैसे ही मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी उनका शॉर्टकट चलता है, MBS। MBS के पास क्या उस वक्त भी कोई ताज था, कोई उनके पास पदवी थी? जी, वो नयफ के बाद अगले नंबर पर थे, वो डेप्यूटी क्राउन प्रिंस थे। जब नयफ से कहा गया कि हट जाओ तो वो नहीं माने, लेकिन फिर उनको समझा दिया गया कि हटाने के और भी तरीके हैं, राज़ी होने के सिवा कोई चारा नहीं। सुबह हुई तो दुनिया को खबर मिली कि बीती रात प्रिंस नयफ ने गद्दी पर से अपना दावा छोड़ दिया और उनकी जगह MBS युवराज बना दिए गए, क्राउन प्रिंस बना दिए गए। लोग कहते हैं कि इस फेरबदल में दिमाग किंग सलमान का नहीं था, MBS का ही था। उन्होंने खुद अपने रास्ते के सब कांटे हटा लिए। खबरें ये भी आई कि MBS ने इसके लिए अपनी माँ प्रिंसेस फहदा को भी कैद कर लिया था। 2 साल तक उन्होंने अपनी माँ को अपने पिता यानी कि किंग से नहीं मिलने दिया। MBS को डर था कि कहीं माँ उनके दूसरे भाइयों को गद्दी दिए जाने का समर्थन ना करने लगे। और इससे जुड़ा एक किस्सा भी बहुत मशहूर हुआ था। इसके मुताबिक किंग सलमान जब प्रिंसेस फहदा के बारे में पूछते तो MBS बहाना कर देते। ऐसे ही बहाने में MBS ने कहा कि वो इलाज के लिए न्यूयॉर्क गई हैं। संयोग से उन्हीं दिनों किंग सलमान की मुलाकात हुई राष्ट्रपति ओबामा से। किंग सलमान ने उन्हें बताया कि मेरी पत्नी का तो आपके यहाँ ही इलाज चल रहा है, जबकि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जानता था कि प्रिंसेस फहदा अमेरिका में नहीं है। तब से किंग को समझ में आ गया होगा कि MBS का खेल क्या है, लेकिन पुत्र मोह या फिर मजबूरी। आज की तारीख में सऊदी का सबसे ताकतवर आदमी है MBS। वो बगावत की हर मुमकिन आशंका को खत्म करने में जुटे हैं और इसी मकसद से नवंबर 2017 में भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के नाम पर राज परिवार के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कई लोग मारे भी गए। इनमें से एक थे प्रिंस मंसूर, वो पूर्व क्राउन प्रिंस मुकरीन के बेटे थे। 5 नवंबर 2017 को खबर आई कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में वो मारे गए, लेकिन ये मामला भी संदिग्ध था। प्रिंस मुकरीन ने शाही परिवार के लोगों को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें MBS की ताजपोशी का समर्थन न करने की अपील की थी। एक इजरायली अखबार ने लिखा कि सऊदी के ही एक लड़ाकू विमान ने इसके बाद प्रिंस का हेलीकॉप्टर गिरा दिया। MBS की छवि को इसके बाद भी कई बातों से बट्टा लगा और सबसे कुख्यात कौन सा मामला रहा? 2018 का जमाल खशोगी मर्डर केस।
खशोगी वॉशिंगटन पोस्ट में पत्रकार थे, सऊदी की आलोचना करते थे। फिर एक रोज उन्हें तुर्की स्थित सऊदी दूतावास में बुलाया गया और वहीं उनकी हत्या कर दी गई। सीआईए तक को यह लगता है कि खशोगी का मर्डर एमबीएस के इशारे पर हुआ। यह भी खबर आई कि शायद एमबीएस ने अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस का मोबाइल भी हैक करवाया, एक तस्वीर भेजकर। इस मामले का लिंक भी खशोगी मर्डर केस से बताया गया। क्यों? क्योंकि जेफ बेजोस वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के मालिक हैं। इतना कुछ बता दिया, अब वापस राजकुमारी बसमा के जिक्र पर लौटना होगा। सऊदी में बहुत ही कम महिलाएं आगे दिखती हैं। प्रिंसेस बसमा उन्हीं गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी। वो सऊदी में बदलाव लाने की तरफदारी करती थी, अखबारों में लेख आते थे उनके। वो महिला अधिकारों की वकालत करती थी। यमन में चल रही जंग को खत्म करने की अपील भी की थी उन्होंने। माना जाता था कि वो प्रिंस नयफ का समर्थन करती थी। 2019 के शुरुआती महीनों से वो लापता थी। खबरों के मुताबिक फरवरी 2019 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। 16 अप्रैल को आए उनके ट्वीट से उनके जेल में बंद होने की बात कन्फर्म हो गई। उन्होंने अपनी रिहाई के लिए अमेरिकी लीडर से अपील की है। क्या इस अपील का कोई असर होगा? ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। लंबे वक्त से सऊदी का लंबा चौड़ा राज परिवार मजे में था, लेकिन बीते 3 साल से शाही परिवार में काफ़ी तनाव है। वो सलाहियत, वो सिक्योरिटी जो पहले थी, खत्म हो चुकी है और इन सब के फोकस में है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन पर खशोगी मर्डर के बाद भी अमरीकी प्रशासन ने कोई खास सख्ती नहीं दिखाई, बल्कि ट्रंप और उनके दामाद जेरेड कश्नर दोनों से काफ़ी नज़दीकी बताई जाती है एमबीएस की। ये वही अमेरिका है जो यमन में चल रही सऊदी की जंग का सपोर्ट करता है, सऊदी को सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है और खुद को मानवाधिकार का सबसे बड़ा रक्षक भी कहता है। दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस एपिसोड के बारे में, दुनियादारी के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो इसको शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। शुक्रिया।